हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ बैक टू स्कूल फॉर सोशल इश्यूज, जहां पे हम आपके सोशल इश्यूज कवर कराएंगे बाय कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग दी एनसीईआरटीज। तो चलिए बढ़ते आगे और एक एक करके शुरू करते हैं। जहाँ पे सबसे पहली जो वीडियो होगी वो आपके लिए होगी कि किन किन टॉपिक को हम थॉरो इन द सीरीज कवर करने वाले। एक पिक्चर, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। और दूसरा, सोशल डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो हमारा पहला टॉपिक है, उसे हम आज ही शुरू कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि हम पूरी सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम करेंगे एग्जिस्टिंग सोशल इश्यूज, मतलब वो सोशल इश्यूज जो आज़ादी से पहले हमें इम्पैक्ट कर रहे थे और अभी भी हमें बहुत टाइम से इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें आता है आपका पावर्टी। ना पावर्टी इज अ बिगर इशू, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज इम्पैक्टिंग अस पर से। जो आपकी फैमिन ऑफ 1943 हुआ था, उसमें 3 मिलियन इंडियंस पैरिश्ड, दे डाइड। 3 मिलियन इंडियन में मर चुके थे बिकॉज पावर्टी इतनी ज़्यादा थी। वैसे गलती आपकी ब्रिटिशर्स की भी थी, बट कहीं ना कहीं तक जो पावर्टी है वो इंडिया काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही है। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा है, दैट इज पेट्रियार्की। जेंडर रिलेटेड वायलेंस, जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग आवर कंट्री सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। इवन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमने ये मुद्दा उठाया था और अभी भी है। इसमें आज हम कवर करेंगे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो वुमेन फेस करती है। और उसके बाद हम उन केस स्टडीज को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे where the women have actually challenged the existing issues that threaten them। जैसे आपकी एंशियंट टाइम में गार्गी और लोकामुद्रा का पार्टिसिपेशन था, मिडिवल टाइम में नूर जहां और रजिया सुल्तान ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। तो आपकी मॉडर्न टाइम में काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, एग्जाम्पल सेवा हो गई या फिर कुदुम्बश्री हो गई, जिसकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक और पोलिटिकल फील्ड में बढ़ चुका है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे। इसके बाद हम आएंगे कास्ट जैसे इशू पे। कास्ट इज समथिंग जो कि फॉर 2000 ईयर्स इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है। जब हम कास्ट के बारे में बात करेंगे तो हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। और इसके साथ हम कास्ट ओल्ड एंड कास्ट न्यू सबके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली द पॉलिटिकल इश्यूज लाइक रिजर्वेशन, लाइक द राइज ऑफ डोमिनेंट कास्ट, वेदर द डिमांड इज एक्चुअली लेजिटिमेट और नॉट। ये सब के सम हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके बाद आ जाएंगे हम कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म पे, बिकॉज कम्युनलिज्म इज समथिंग दैट इज थ्रेटनिंग इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम और अभी भी इट इज राइजिंग इन इंडिया। लाइक से नॉर्थ ईस्ट में जो राइट्स हुए थे। सो इन कवरिंग द टॉपिक कम्युनलिज्म, हम इसके मीनिंग, इसका एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आपका लिबरल से रेडिकल होता जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इसके रीजंस क्या हैं एंड देन ओवरऑल इसके सजेशंस क्या हैं, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दीज वर द सोशल इश्यूज जो कि इंडिया को पुराने टाइम से इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू सोशल इश्यूज या इमर्जिंग सोशल इश्यूज। इमर्जिंग सोशल इश्यूज में आपका सबसे पहले आता है अर्बनाइजेशन। ना अर्बनाइजेशन इज कंसिडर एज बोन बिकॉज इसकी वजह से आपके जो साथ में सबर्बन या फिर रूरल एरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, दे बिकम ग्रोथ इंजन ऑफ सोसाइटी। हावेवर अर्बन सेंटर इटसेल्फ सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक आपकी पोल्यूशन हो गया, आपका ट्रैफिक हो गया, डिलैपिडेटेड कंडीशंस हो जाती हैं रोड की, और या फिर अर्बन फ्लड वगैरह हो गया। सो दीज आर द इमर्जिंग इश्यूज जो कि अर्बन सेंटर को इम्पैक्ट करते हैं। उस पूरे पर्टिकुलर सेक्टर में हम इश्यूज दैट इम्पैक्ट द अर्बन सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी रेमेडीज क्या हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में इसी तरीके से इसको डिस्कस कर रखा है। वंस वी आर डन विद दिस, फिर हम बात करेंगे रीजनलिज्म पे कि हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म, हाउ डिड इट इवॉल्व इन इंडिया, पुरानी सोसाइटी से लेके अब तक, अब इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रीजनलिज्म का इम्पैक्ट क्या होता है। समटाइम इट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे आपका फैक्शनलिज्म राइज करता है, एग्जाम्पल डिमांड ऑफ द द्रविड़स्तान। और आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, कैसे इट हेल्प्स इन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ें हम रीजनलिज्म में डिस्कस करेंगे।
देन वी विल टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक और पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, फिर उससे जनरेटेड इश्यूज क्या है, जैसे जेंडर सेक्स रेशियो इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसके बाद एजिंग इज अ वेरी राइजिंग कंसर्न डे बाय डे, जो कि आपको सामने दिख रहा है। सो वी विल एक्चुअली डिस्कस दोज काइंड ऑफ इशूज, जहाँ पे हम डेमोग्राफी, डिविडेंड या डिजास्टर के बारे में बात करेंगे, हम एजिंग इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहीं पे हम डिस्कस करेंगे स्क्यूड सेक्स रेशियो की। Once we are done with this, we will also talk about globalization, because globalization बहुत ही important topic है और इसकी कहीं पे भी एक जगह comprehensive coverage नहीं होती। In this video, we will talk about all of this. पहली बात, globalization होता क्या है, इसका meaning क्या है। दूसरा, इसका मीनिंग इवॉल्व कैसे हुआ है पास्ट एंड प्रेजेंट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब ग्लोबलाइजेशन अभी हुआ है। ग्लोबलाइजेशन इज बिंग इम्पैक्टिंग अ सोसाइटी फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत टाइम से हो रहा है। जैसे आपके EIC भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा ही थे, वो चाहे किसी और तरीके से थे, आपका सिल्क रूट हो या उससे भी पहले इवन जो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता थी वो भी बाहर की कंट्रीज से बात करती थी, और ट्रेड करती थी। सो वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। देन वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, जहाँ पे हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में ही बात करेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हो किस तरीके से लिबरल वैल्यूज आ रही हैं, आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज राइज कर रही हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इट्स समथिंग टू आस्क लेटर। जैसे कैसे हमारा जो खुद का कल्चर है वो बाहर की सोसाइटीज़ में जा रहा है, जैसे योगा हो गया, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो गए। वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव impact, that how due to globalization आपके जो local culture है वो that is under threat right now, and diversity is under threat right now। ये सारे के सारे जो impact है हम globalization के topic में cover करेंगे। So I hope you have got the gist of it कि हम क्या क्या cover करने वाले हैं। पर इन सब को cover करने से पहले जो social issues हमारे सामने आ रहे हैं, सबसे पहले हम बहुत positive topic discuss करेंगे, that is social diversity in India and how this diversity is threatened because of the various reasons। तो शुरुआत करते हैं सोशल डाइवर्सिटी से, जो कि बहुत तरीके से एग्जिस्ट करती है, जैसे आपकी कल्चरल हो, लिंग्विस्टिक हो गई, कास्ट हो गई, रीजनल हो गई, ट्राइबल हो गई, एक्सेट्रा। ना सोशल डाइवर्सिटी इज इन इटसेल्फ अ बिग टॉपिक, तो इसीलिए इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक में हम एक पर्टिकुलर 1/2 ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे और दूसरी वीडियो में अदर हाफ ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू दिस, जिससे कि आप दोनों वीडियोस को कॉम्प्रिहेंसिवली देख सकें। ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए ही काम आएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप पीटी में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा कोट है जो कि कोट कर सकते हैं, बिगनिंग ऑफ ए आंसर इटसेल्फ। इट सेज, कोस कोस पे बदले पानी तो 4 कोस पे वाणी। इफ एवरी कोस इज एक्चुअली यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन इंडिया। अगर हर कोश पे अगर आपका पानी बदल जाता है, मीन्स पानी का स्वाद बदल जाता है, देन एट एवरी 4 कोस, हर 4 कोस पे आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। सच इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में 1600 डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा गया है। आप ये वर्ड्स और ये लाइंस कहीं भी यूज कर सकते हैं वेरी इफेक्टिवली। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज कॉल्ड द एथनोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत ही करते हैं डाइवर्सिटी से, जिसमें सबसे पहले हमारी आएगी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में इतनी है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड आफ्टर पापुआ न्यू गिनिया। पापुआ न्यू गिनिया इज अ वेरी स्मॉल आपकी कंट्री है इन दी एशियन सोसाइटीज़, आपकी एशियन कंट्रीज़ में आती है, उस तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये छोटी है। आफ्टर पापुआ न्यू गिनिया इंडिया इज दी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसको न्यूमेरिकली अगर इसको डाला जाए तो 1961 का सेंसस, जस्ट कीप इन माइंड व्हेनेवर यू कोटिंग अ डेटा, इफ यू कोटिंग द सोर्स ऑफ इट, तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आंसर में। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस इंडिया में 1600 डायलेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये 1961 का सेंसस है। आफ्टर विच पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी कंडक्ट किया गया था, विच सेज इंडिया में 780 लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, 780 लैंग्वेजेस। और देखा जाए तो हमारी कंट्री में
122 लैंग्वेजेस ऑफिशियली पेपर्स में रिकॉग्नाइज्ड है, जो ऑफिशियली हमने देख रखा है कि दीज आर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। इनको कोई भी स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओवरऑल सेंट्रल लेवल पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारी, हिंदी और इंग्लिश। पहले सोचा गया था कि इंग्लिश सिर्फ 15 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करेगी अंडर आर्टिकल 353 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इट इज बट लेटर ऑन बाय द अमेंडमेंट, जब तक स्पेसिफिक चेंजेस नहीं हो जाते, इंग्लिश इज गोइंग टू कंटिन्यू एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस वाज अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इसके साथ आप और ध्यान रखें कि 22 लैंग्वेजेस हमारी स्केड्यूल्ड है, मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज जो है हमारे संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 में आता है। It makes part 17 of the constitution, schedule 8 of the constitution। आपके 22 आपकी schedule languages हैं, 122 आपकी officially recognized आपकी languages आ जाती हैं। इसके साथ और ध्यान रखेंगे हमारी जो 6 languages हैं वो classical languages हैं, राइट, जिसमें आपकी 4 साउथ इंडियन है, एक आपकी संस्कृत है और दूसरी है आपकी उड़िया, राइट। लास्ट टाइम I pronounced it right and you have actually rightly recognized it। उड़िया is it's actually 6th language। अभी रिसेंटली 2014 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। बाकी जो 4 आपकी लैंग्वेज हैं वो साउथ इंडियन है, जैसे आपकी तमिल हो गई, उसके बाद आपकी हो जाती है तेलुगु, तेलुगु के साथ आपकी हो जाती है मलयाली, एंड मलयालम के साथ आपकी मलयालम लैंग्वेजेस के साथ आपकी हो जाती है कन्नड़। सो दीज 4 अदर लैंग्वेजेस आर योर क्लासिकल लैंग्वेजेस। दे आर क्लासिकल ऑन द बेसिस ऑफ कि इन्हें कहीं से बोरो नहीं किया गया है, ओरिजिनल इनकी स्क्रिप्ट है, और मोर देन 1500 ईयर्स या 2000 ईयर्स के आसपास आपकी पुरानी लैंग्वेजेस हैं ये। सो दीज आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। अच्छा, एक चीज़ और, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस, वो बेसिकली 3-4 कैटेगरी से बिलोंग करती है, मतलब उनको क्लासीफाई किया जा चुका है। We have 1600 languages which are broadly classified into 4 or 5 categories। तो वो कैटेगरी क्या है? सबसे पहले हमारी इंडो आर्यन है, विच इट सेल्फ इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडो यूरोपियन। आपकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का हिस्सा है, जिसमें ईरानियन वगैरह भी आती हैं। सबसे पहले आपकी इंडो आर्यन है, 75% ऑफ इंडियन स्पीक्स इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। उसके बाद आपकी द्रविडियन लैंग्वेजेस हो जाती हैं, 20% ऑफ द इंडियन स्पीक द्रविडियन लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी 4 लैंग्वेज आती हैं। अभी मैंने डिस्कस की तमिल, फिर आपकी तेलुगु आ जाएंगी, इसके बाद आपकी आती है कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयाली। बट ये यहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, इसके अंदर और भी छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे तोड़ा वगैरह, कीप दैट इन माइंड, वो भी आपके द्रविडियन लैंग्वेजेस में आती है। मतलब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, बट वो क्लासिफिकेशन आपकी पेड क्लासेस में होगा, अभी इसमें सिर्फ इतना ही। इसके बाद आपकी आती है साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस। नाउ साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस जो आपकी आती है, दीज आर इन पर्टिकुलर जो आपकी हिमालयन रीजन के आसपास, अगर इंडिया का मैप है तो इस रीजन में आपकी साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें हम अब स्पेशली डिस्कस करते हैं हिमालयन रीजन में जो है आपकी ये मोक खमेर हो गई, ये हो जाती हैं। सो दीज आर साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस जो आपकी होती है। फिर आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, ये आपकी इस रीजन में मिलती है, यहाँ पे इस वाले रीजन में ट्राइबल स्पीक दिस लैंग्वेज, जैसे आपकी संथली हो गई या ये आपकी मुंडा लैंग्वेज हो गई। दीज आर योर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज। तो संथली हो गई, चाहे आपकी मुंडा लैंग्वेज हो गई, ये आपकी हो जाती है अदर काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपकी साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस आ जाएंगी, यहाँ पे नागा वगैरह, दीज आर द लैंग्वेजेस जो यहाँ बोली जाती हैं। फिर आपकी कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो कि इनमें से किसी कैटेगरी में आती है, उनको अदर की कैटेगरीज में डाला जाता है। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग मेजर लिंग्विस्टिक फैमिलीज ऑफ इंडिया एंड अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडो आर्यन, द्रविडियन, साइनो तिब्बतन, ऑस्ट्रो एशियाटिक एंड अदर लैंग्वेजेस। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ज़रा रेशियल डाइवर्सिटी, सॉरी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को यहीं पे थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। Now this was linguistic diversity and diversity is always good because आपको कुछ सीखने को मिलता है डाइवर्सिटी से, डाइवर्सिटी ऑफ आइडिया से ही आपकी मेच्योरिटी ऑफ लैंग्वेज होती है। However, जो आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इट इज़ अंडर द थ्रेट बिकॉज ऑफ और इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ थ्रेट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। जैसे सबसे पहला है आपका एथनोसेंट्रिसिज्म। That means one particular ethnicity consider themselves superior than other and then there is a possibility कि दूसरी जो ethnicity है उसको दबाने की कोशिश की जाए।
दिस एथनोसेंट्रिसिज्म इज ऑफन सीन इन लैंग्वेज एज वेल, जो कि आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कार्बी आंगलोंग जो कि आपका यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल में, इसमें वेस्ट बंगाल और असम वगैरह का रीजन है यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपन इन कार्बी आंगलोंग इज, यहाँ पे जो स्टेट ने अपनी लैंग्वेज इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की, जो स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिकॉज ऑफ दिस द पीपल ऑफ द कार्बी आंगलोंग वेंट फॉर द प्रोटेस्ट, saying कि जो हमारी लैंग्वेज है that is under the threat. Now there are several examples like this. Also because of जो हमारी लैंग्वेज है, वो जो हमारी करिकुलम है वो एक या दो ही एजुकेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी लैंग्वेज जो मदर टंग में एजुकेशन नहीं हो पा रही है ना, द लैंग्वेज इन मदर टंग इज नॉट सीन। दिस इज अ मेजर कंसर्न। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश की तरफ जो रुझान है वो बढ़ रहा है, एंड दीज लैंग्वेजेस आर डाइंग टू द एक्सटेंट, जो आपका पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया सेज दैट कि 50 लैंग्वेजेस हैव गॉन एक्सटिंक्ट। 50 लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है 14 लैंग्वेजेस आर अंडर क्रिटिकल थ्रेट, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो दिस इज समथिंग वी शुड बी वरिड अबाउट। दिस ट्रेंड इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर इंडिया, एंड नियरली 100 लैंग्वेजेस आपकी 150 लैंग्वेजेस अभी आपकी थ्रेटन्ड है। तो कैसे 40 लैंग्वेजेस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आपकी नियरली 150 लैंग्वेजेस आपकी इंडेंजर्ड है, और जो आपकी 15 लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं। नाउ विद दिस काइंड ऑफ डेटा वी कैन इफेक्टिवली से दैट लैंग्वेजेस नीड टू बी प्रोटेक्टेड इन इंडिया। तो ये था आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं रेशियल डाइवर्सिटी। फर्स्ट सेट वाज लिंग्विस्टिक, सेकंड रेशियल डाइवर्सिटी। इन अंडरस्टैंडिंग रेशियल डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू, वैसे तो आपकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो है BS गुहा का इन 1931, जिसमें जो 6 मेजर रेशियल ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है, राइट। जो इंडियन रेसेस हैं दैट इज नेग्रिटोस, प्रोटो एस्ट्रॉइड्स, मंगोलॉइड्स, मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रेकाइसिफल्स एंड नॉर्डिक। ये 6 मेजर क्लासिफिकेशन। अब आपको बता देती हूँ आसानी से कि कौन कौन सी कहाँ लाई करती है। सबसे आसान है नेग्रिटोस। नेग्रिटोस जो हैं जिनकी जो आपकी जो फीचर्स हैं वो अफ्रीका में रहने वाले लोगों से मिलती है। दिस नेग्रिटोस आर फाउंड इन जो आपके अंडमान निकोबार और सदर्न इंडियन रीजन में आपकी बहुत मिलती हैं। आपके अंडमान निकोबार और दिस, जैसे आपकी जरावा कम्युनिटी हो गई, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेग्रिटोस कम्युनिटी। तो इसमें जब भी आप आंसर लिखेंगे आप सबके सामने एक एग्जाम्पल लिख देंगे एंड दिस विल एनरिच योर आंसर। तो आपकी जरावा कम्युनिटी हो गई। फिर आपके आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स। दीज आर वेरी इजी क्योंकि आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स, एंड आई गिव यू द एग्जांपल कि कैसे आपके संथाल्स और जो मुंडा कम्युनिटी है दीज बिलोंग टू द प्रोटो एस्ट्रॉइड कम्युनिटी। तो संथाल और मुंडा आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखेंगे, अपना यहाँ पे लिखते चले जाएंगे कि दीज आर सेकेंड ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। फिर आपके आते हैं मोंगोलॉइड्स। नाउ मोंगोलॉइड्स आर बेसिकली, वैसे आपके साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस थी, ऐसे ही मोंगोलॉइड्स आपकी रेस होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, एक तो आपके लद्दाख रीजन में इधर कहीं मिलेगी और दूसरा आपके नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बतो रीजन में मिलती है। सो मोंगोलॉइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पेलियो एंड तिब्बतो। पेलियो सिर्फ यही नहीं मिलते, पेलियो भी आपके इस तरफ मिलते हैं, पर तिब्बतन आपके मोस्टली यहीं पे मिलते हैं। तो पेलियो कैटेगरी के आप याद रख सकते हैं। फिर जो यहाँ पर आपके, और आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स इन पर्टिकुलर आप याद रखेंगे दैट इज आपके यहाँ पे ये आपके होते हैं सिक्किम और भूटान रीजन में, यहाँ पे सिक्किम एंड भूटान रीजन में। तो आप यहाँ पे लेपचा वगैरह कोट कर सकते हैं आसानी से। सो एग्जाम्पल्स विल बी कोटिंग इन हेयर इज लेपचास। जब यहाँ पे मोंगोलॉइड्स कोट करेंगे तो ओवरऑल एग्जाम्पल तो आपका लेपचा हो गया, लेकिन जब आप वहाँ पे तिब्बतो कोट करेंगे तो आप लेपचास डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन, राइट। इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनके जो फीचर, या तो ये वहाँ से माइग्रेंट्स माने जाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन से, उनके फीचर्स बहुत यहाँ से मिलते हैं। तो आपके जो मेडिटेरेनियंस हैं ये आप देखेंगे थोड़ा सा द्रविडियन रीजन से थोड़ा ज़्यादा मैच करता है। तो यहाँ पे आपके पेलियो मेडिटेरेनियन है और ये आपके ट्रू मेडिटेरेनियन है इस वाले रीजन में। दीज आर द रीजन जो यहाँ पे पेलियो मेडिटेरेनियन आपकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं नॉर्डिक पॉपुलेशन। कहते हैं नॉर्डिक पॉपुलेशन इज द वन जो कि नॉर्थ से माइग्रेट करके आती है। तो दीज आर एक्चुअली क्लोज टू योर आर्यन जनरेशन। तो आपकी जो आर्यन रेस है वो थोड़ी नॉर्डिक मिलती है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आर्यंस। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेस्टर्न ब्रैकिसेफाइलस। ये मिलते हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र में और थोड़ा थोड़ा आपके ईस्टर्न रीजन में भी मिलते हैं। इनको अच्छे से आप कोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आर पारसीज इन इंडिया,
राइट ना. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनरिच योर आंसर. यू नो, आप जब भी कभी रेशियल डाइवर्सिटी आप डालेंगे तो आप बोलेंगे ये 6 रेसेस है जो मिलती है. आप मैप बना सकते हो, मैप में कोड कर सकते हो और अपने आंसर को एनरिच कर सकते हो एग्जाम्पल्स वगैरह डाल के. इट इज़ द एग्जाम्पल्स जो कि आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा एनरिच करने वाले हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो अब तक हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी समझ ली, फिर हमने समझ ली रेशियल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज द रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया. टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया बहुत ही रिलीजियसली रिच सोसाइटी है टू द एक्सटेंट 7 मेजर रिलीजन्स आर फाउंड इन इंडिया. मतलब आप जो 7 मेजर रिलीजन्स आप ओवरऑल दुनिया में कहते हैं, दीज आर फाउंड इन इंडिया एंड इज बर्थ टू नियरली 3 to 4 रिलीजन्स. 3 से 4 रिलीजन को उसने बर्थ किया है. एक कंटेस्टेड है वैसे हिंदुज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया और केम फ्रॉम इंडिया एंड देन आर्यंस एक्चुअली promoted it to other parts of the country. Now, but for sure 3 religions यहीं पे बर्थ हुआ था. That is Jainism, Buddhism and Sikhism. Jainism, Buddhism एंड सिखिज्म का बर्थ यहीं पे हुआ था. और जो 7 मेजर रिलीजन्स इंडिया में मिलते हैं, नंबर 1 फर्स्ट इज हिंदुज्म which constitute 79.8% of India's population. Islam that constitute 14.2% of India's population. फिर आपकी Christianity 2.3% of India's population. Sikhism 1.7% of India's population. Buddhism 0.7% of India's population and Jainism 0.4% of India's population. With this, India की religious diversity काफ़ी high है. और इसके बाद भी जो major religions हैं उसके traces यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आपके Wahaism हो गया, Zoroastrians हो गए. These are found in India. इंडिया की religious डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है. अब इसके रीजंस बहुत पूछते हैं कि वाई इंडिया इज सच अ रिलीजियसली डाइवर्स कंट्री. बिकॉज रिलीजियस डाइवर्सिटी के होने के चांसेस और भी जगह थे, बट इंडिया इज एबल टू प्रिजर्व इट. दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज. वी नॉट ओनली कीप इट, वी आर एबल टू प्रिजर्व इट. तो ऐसा क्या था? अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं. जैसे सबसे बड़ा जो रीज़न है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कल्चरल टॉलरेंस इन पीपल. हमारी सोसाइटी में कल्चरल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा देखी गई थी. उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो हमारी वेदांता की सेइंग है, दैट इज सर्व धर्म संभव. दैट मीन्स एवरी रिलीजियस is equal. You have to treat every religion with equality. कोई आगे या पीछे नहीं है. तो एक कल्चरल टॉलरेंस देखी जाती थी. एक एसिमिलेशन बहुत देखा गया था इंडिया की सोसाइटी में कि जब भी कोई नया रिलीजन आता था, इंस्टेड ऑफ कन्फ्लिक्ट वी टेंड टू इम्बाइब देयर आइडियाज़ और इनको अपने आइडियाज़ देते थे, जो कि हमारा दिखता है काफ़ी ज़्यादा वेरियस मूवमेंट में. जैसे भक्ति मूवमेंट आप देखते हैं, तो भक्ति मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल हाउ द एसिमिलेशन इज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडियाज टॉलरेंस. इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो आपकी पॉलिटिकल टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि मोस्ट ऑफ द किंग्स दैट बिकेम दैट रूल द इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सपोर्टेड रिलीजियस टॉलरेंस. जैसे आपके अकबर हो गए, उनका जो 12th रॉक एडिक्ट है. नाउ दिस इज व्हाट गोइंग टू यूज. आप ऐसे एग्जाम्पल यूज करेंगे जो कि आपके आंसर को इनरिच कर सकता है. अशोका 12th रॉक एडिक्ट, अशोका का जो 12th रॉक एडिक्ट है, टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेरियस रिलीजन, द टॉलरेंस टुवर्ड्स वेरियस रिलीजन. सो जो वेरियस रिलीजियस लीडर्स थे वो सपोर्ट करते थे. इसके बाद आप देखेंगे अकबर का जो सुलह कुल का आइडिया था, दैट इज पीस एंड हार्मनी अमंग ऑल द रिलीजन, वाज आल्सो एन एग्जांपल कि जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे वो भी रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब सपोर्ट करते थे. एंड द लास्ट रीजन इज द माइग्रेशन ऑफ द पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. नाउ इट वॉज बिकॉज इंडिया में सभी रिलीजन के लिए इक्वल एक्सेप्टेंस थी, तो जो माइग्रेशन था वो होता ही रहता था. जैसे किंग्स अपने साथ लेकर आते थे. इस्लाम वॉज ब्रॉड बाय दी मुगल एंट्रीज एंड उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत के लिए जो लोग लेकर आए थे, इल्तुतमिश आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, तो उस तरीके से वो लेके आते. वेरियस माइग्रेंट्स वगैरह, जैसे पारसीस माइग्रेट होकर आए थे, आपके जो जूइश हैं वो माइग्रेट होकर आए थे. सो इस तरह से एग्जाम्पल. सो दीज आर द रीजन, कल्चरल टॉलरेंस, कल्चरल एसिमिलेशन, फिर हमारा जो पॉलिटिकल रिलीजियस की लीडर्स की वजह से, माइग्रेशन की वजह से ओवरऑल रिलीजियस डाइवर्सिटी काफ़ी हाई है इंडिया में. इट इज़ बट फिर हमने देखा कि जो हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री थी वो कुछ ऐसी थी कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल प्रीच किया. वहाँ से ट्रेसेस ऑफ कम्युनलिज्म इंडिया में देखने को मिलते हैं, विच वी विल डिस्कस इन द इशू ऑफ कम्युनलिज्म इन द अपकमिंग वीडियोज़. बट
even after independence we promoted the secular constitution. हमारा constitution secular है, unlike the western constitution जहाँ पे religious ideas को आप छुपा के रखते हो. इंडिया में you can actually promote it unless and until वो दूसरों के freedom of speech and expression को hurt करे या किसी तरीके से public order को destroy करते हैं. Thus article 25 to 28 promote the secularism in India, and so does the 42nd constitutional amendment act, which had added secular as a part of India's preamble. That means हमने explicitly state कर दिया कि India is a secular country. We are not promoting one religion over the other. So this was understanding the religious diversity in India. और इसके अब देखते हैं issues क्या है. अगर issues देखा जाए तो सबसे पहला is the British history of divide and rule. When they first time made our books को उन्होंने colonial color दे दिया, उन्होंने history को colonial color दिया, जहाँ पे हमारी history को divide कर देते हैं वो ancient time में and then medieval time, and then saying medieval time was a time of lack of growth, lack of development, more conflict, and it was that time जो एक particular religious community हमें dominate कर रही थी. So they try to give it a color. Although medieval time में इंडिया की बहुत अच्छी growth देखी गई है, one of the highest growth देखी जाती है, but because of the misinterpretation or because of the actually putting the factual errors, they distorted the history. इसके बाद फिर disparity. Like Bipin Chandra state that if there is an economic disparity, it is very easy to give it a political color. तो because of one particular committee was actually belonging to, आप देखते हैं कि जो हमारी बाकी minority है, वो they only 56% of the people जो उनके poverty में है, right? So it is very easy कि इसको communal color दे दिया जाए. Next is political communalism is the biggest threat. क्योंकि जो हमारी डेमोक्रेसी का शेप है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फेवर करती है. दैट मीन्स यू नीड टू हैव जस्ट मेजॉरिटी ऑन योर साइड, and because you need to only have majority on your side, it is easy for anybody to play a majority card and actually sideline the minority. So next is a political reason. तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किससे इससे कम्युनलिज्म आपका देखने को मिल रहा है. और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रीजन इज द ड्विंडलिंग नंबर ऑफ माइनॉरिटीज पर से आपका पारसीज विच आर नाउ ओनली 57,000 इन नंबर्स. टू द एक्सटेंट ये इन्हें हम अर्बन ट्राइब्स कहने लगे हैं जो कि एक्सटेंट होने लगी हैं. तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में. दीज वर द इश्यूज जो कि रिलीजियस डाइवर्सिटी से हम सफ़र करते हैं. चलिए बढ़ते हैं. ये था आगे. तो ये थे हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो जहाँ पे हम सोशल डाइवर्सिटी में हमने डिस्कस किया. सबसे पहले हम डिस्कस किया क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर हमने सोशल डाइवर्सिटी में देखा कि कैसे हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में और वो किस तरीके से थ्रेटन्ड है. देन वी टॉक्ड अबाउट रेशियल डाइवर्सिटी क्या है इंडिया में, उसको क्या क्या थ्रेट्स हैं. उसके बाद हमने डिस्कस की रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है, उसको क्या क्या थ्रेट्स हैं. नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. वी आर गोइंग टू डिस्कस दी अदर काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया एंड ओवरऑल इंडिया की डाइवर्सिटी को क्या थ्रेट हैं, क्या उससे एडवांटेजेस हैं और क्या किया जा सकता है, वो हम उस पार्ट में डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये पार्ट समझ में आया और ये वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.